we need not to invest in cryptocurrency because we don't know what it is. आपको आपके सबऑर्डिनेट्स पे चीखना चिल्लाना नहीं है और हमेशा उनको एक सोल्यूशन दे. Your fingerprints on the electronic world, the e-world is indelible. आप इंटरनेट पे ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से आपको बाद में शर्मिंदा होना. आई डोंट थिंक कि पुलिस की हायरार्की नेगेटिव. पुलिस की हायरार्की बहुत पॉजिटिव है. इन अ सेंस आपको एक अम्ब्रेला मिलता है. अगर आप अपने डर पे काबू कर लेंगे, अपने आलस पे काबू कर लेंगे और अपनी लालच पे काबू कर लेंगे तो आप लगभग हर तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाएंगे. अपनी लाइफ में फेलियर को कभी भी आखिरी नहीं समझना. अंदर से सिंघम बनना कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा. I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Mr. Vaibhav Shrivastava. He is an experienced law enforcement officer with a demonstrative history of working in the government sector in India since 2008. Skilled in enforcement of various Indian law, which includes Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Cyber Crime Law and other criminal laws, anti-terrorism and anti-money laundering expertise with outmost organizations such as MP Cyber Police, the National Investigation Agency and the Directorate of Enforcement, etc. Administration, community, policy, training, police and team management. A strong community and social service professional with PGD focused in public administration from University of Lucknow. He is currently AIG Cybercrime MP, SP High Tech Police Station MP and Nodal Officer for Cybercrime MP. It's a pleasure to welcome Mr. Vaibhav Shrivastava to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you so much, Gaurav. My pleasure. So tell us about your childhood and any particular childhood memory that you would like to share on our show. As far as childhood is concerned, my childhood is as normal as somebody else's. खट्टा मीठा दोनों तरह का था. बहुत सारी यादें हैं. There is nothing can say one simple or one single thing which I can remember about my childhood. It all started when my father got posted at a place known as Pauri Garhwal. एक चीज मुझे बहुत याद आती है वहाँ पे. The first time when I got the taste of ice cream, it was a softie. एक नई मशीन आई थी, softie making machine, and वो पापा मुझे लेकर गए. वो चीज बार याद आती है कि किस तरह से आप बचपन, जब भी मेरे बचपन की बात होती है तो मुझे वो सॉफ्टी याद आती है, केदारनाथ की ट्रिप याद आती है जब मैं 5 साल. इसके अलावा और बहुत सारी यादें हैं जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक आती है. डर था जब, आजकल तो जैसे बच्चे जो है वो काफी खुले हो गए, पर जब हमारी उम्र के थे तो फादर आते हुए देखते थे और कॉपी खुलते हुए देखते थे. तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जो कि डर से रिलेट करता हो फादर के डर का जो इंसिडेंट मेरा है वो तब मैं 8th क्लास में था. आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड और जन्माष्टमी, हमारे यूपी में जन्माष्टमी बहुत ही बड़ा त्योहार होती है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू गो हियर एंड देयर और रात में जन्माष्टमी का प्रसाद लेकर हमें वापस आना होता है. तो माय फादर वाज अ डॉक्टर एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट. तो उन्होंने कहा कि 12 बजे प्रसाद होगा, सो यू शुड बी बैक बाय 12:10. अब दोस्तों के साथ निकले थे, समय लग गया, शहर के दूसरे कोने में पहुंच गए. नाउ पापा की टाइमलाइन तक वापस आ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. बट नॉर्मल रास्ते से आते तो शायद 1 बज जाते. बीच में एक रास्ता था, देयर वाज अ सिमेट्री, कब्रिस्तान. तो हमारे पास एक दिमाग में आया कि यार अगर कब्रिस्तान को डायगोनली पार कर लें तो पूरा शहर बच जाएगा और हम काफी टाइम लिमिट में घर आ जाएंगे. बट उसमें एक प्रॉब्लम थी, मुझे बचपन से भूतों से डर लगता था. ठीक है, बट आप पापा का डर और भूतों का डर, फादर का डर प्रिवेल किया और हमने आंख बंद की और उस सिमेट्री के बीच में से भागना शुरू किया और फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए. बट उस एक घटना ने उसके बाद से मेरे अंदर से डर निकाल दिया. पापा का डर रहा, भूतों का निकल गया. तो व्हाट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन? माय फादर इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर. So started when he was posted in Pauri Garhwal, a place in Uttarakhand. My schooling started from a very good school, St. Thomas, one of the most famous schools. So after St. Thomas,
मेरी पढ़ाई देन HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें हुई. आफ्टर दैट देयर वाज अगेन अ मिशनरी स्कूल 7th डे, बट वो बहुत छोटी सी तहसील में था. देयर इज अ प्लेस नोन एज नानपारा इन यूपी at near about 20 kilometers from Nepal border. So my major part of schooling was at Nanpara. वहाँ पर पहली बार मुझे अच्छे दोस्त मिले. So 7th day के बाद वहीं गवर्नमेंट, 7th day was up to standard 7th, and after that मेरा हाई स्कूल वहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, श्री शंकर इंटर कॉलेज, वहाँ पर भी था. मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा शरारती जो मेमोरीज हैं वो श्री शंकर इंटर कॉलेज की हैं. उसके बाद देन माय फादर थॉट दैट मैं बिगड़ रहा हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे ट्रांसफर आउट किया लखनऊ, वेयर आई पास माय इंटरमीडिएट फ्रॉम द महानगर बॉयज इंटर कॉलेज, एंड देन आई ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ. दिस इज ऑल. तो हर एक दोस्त जरूरी होता है के बारे में जो टैगलाइन है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कितने जरूरी होते हैं दोस्त लाइफ में? बहुत जरूरी होते हैं. आपकी परेशानियों में, आपके खुशियों में, आपके दुखों में, आपके पास कोई होना चाहिए जिससे आप फ्रीली बात कर सकें. और मेरे और मेरी बहन के बीच में 8.5 साल का डिफरेंस है, तो मेरे पास मेरे दोस्त ही होते थे उस उम्र में शेयर करने के लिए. नॉर्मली आप अपने सिबलिंग से शेयर करते हो, बट मेरे पास दोस्त थे, तो हमने अपने दोस्तों को बहुत चेरिश किया है. और जिस दोस्त के साथ मैंने डे 1 अपना बिताया था वो उसमें अभिषेक हटवाल, वो आज भी मेरा दोस्त है. इट वाज वे बैक इन 1987, तब से लेकर आज तक हम दोस्त हैं. So what is your take when we say closest friend और लंगोटिया यार? Now again, closest friends and लंगोटिया यार शायद मेरे लिए दो अलग बात. दोस्त मेरे लाइफ की हर हिस्ट्री, क्योंकि मेरे फादर बहुत सारी जगहों पे पोस्टेड रहे और मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, नेबरहुड रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्किल जो है मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा है. बट अगर मैं क्लोजेस्ट की बात करूँ, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जिनको अगर ज़रा सी भी चोट लगती है तो वो दर्द मुझे सबसे ज़्यादा होता है. फिर मैं ऐसे लोगों की बात, तो एक तो मेरी वाइफ है जो मेरी फ्रेंड ही थी और अब वाइफ है. वैसे भी उनकी चोट मुझे सबसे ज़्यादा दुख देती है, प्रैक्टिकली भी. और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, 2 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको मैं अपनी फैमिली ही कहता हूँ. वन इज ऑफ माय कलीग, जो मेरी बैचमेट भी हैं और पुलिस सर्विसेज में मेरी बैचमेट हैं, और मेरी लाइफ के बहुत ही लेटर पार्ट में हमें मिले हैं, हम 2008 में मिले. बट स्टिल मैं कहता हूँ कि वो शायद सबसे ज़्यादा करीब है हमारी पूरी फैमिली. श्रीमती बीना सिंह, जो अभी यहाँ पे SP है इमरजेंसी सर्विसेज की, एक उनकी फैमिली है. और आफ्टर दैट देयर इज वन मोर पर्सन, विवेकानंद चौधरी. वो महानगर बॉयज के ज़माने से मेरा दोस्त है और बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है. मतलब मेरा कोई भाई नहीं है तो आप कह सकते हो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा करीब है. हम लोग सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं, और भले हम लोग कभी नहीं मिले बट हम एक दूसरे की बहुत करीब है. तो ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको जो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं. मतलब अगर आप और बोलोगे मेरा, तो ये 2 लोग वहाँ पर हैं. इनके अलावा अरविंद सिंह, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त कह सकते हैं. लंगोटिया यार भी ये है. और बेनजीर बेग भी दुबई में है. वो सिंस 1988 वी आर फ्रेंड्स एंड स्टिल फ्रेंड्स. अगर मैं भारत में भी बोलूँ ना कि कल शाम को डिनर है, तुम्हें आना है, तो वो आ जाएंगे. इस टाइप के लोग हैं, विदाउट एनी ओकेजन. ये कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत ही ज्यादा लंबी यारी बोलेंगे इसको, बेसिकली लंगोटिया यार. हाँ. तो बचपन में आपका क्या ड्रीम प्रोफेशन था कि भाई मैं बड़े होके ये बनूंगा, और कौन वो लोग थे जो कि आपको इंस्पायर करते थे वो पर्टिकुलर चीज चूज करने में? मेरे फादर चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं. तो जब हम यूपी से हैं, तो यूपी में पॉलिटिक्स और सिविल सर्विसेज, दीज 2 थिंग्स है ना, रन्स इन आवर ब्लड. बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती. आप शुरुआत से आपका मेंटल मेकअप इन्हीं 2 चीजों की तरफ रहता है. तो मेरा भी सिविल सर्विसेज की तरफ था. बट अगर आपको एक इंसिडेंस की बात करना चाहें, जिस इंसिडेंट से मुझे
मोटिवेशन नहीं कहूँगा, बट हाँ एक इंक्लिनेशन आया. It was I was in, I think, 5th or 6th standard in Nanpara, and I was going to play cricket. क्रिकेट खेलने जा रहे थे, and while I was en route, I saw people cleaning up encroachment by themselves. I mean, without any police forces, the shopkeepers were just taking their encroachments inside. And I was wondering that how is it possible? I mean, it is actually very tough in UP. Whosoever belongs to UP knows that getting away from an encroachment is the most difficult task. And जब मैंने देखा वो अपने आप पूरा I couldn't believe, तो मैंने पूछा वहाँ पे कि चाचा आप लोग ये सारे सामान अपनी दुकानों के अंदर क्यों कर रहे हो? He told me कि सीओ साहब की गाड़ी साफ हो रही है, तो प्रोबेबली अब वो मार्केट के राउंड पे निकलेंगे. तो जस्ट टू अवॉइड द wrath of that CEO, or just to avoid the legal battles with police forces, ऑटोमेटिक दुकानें अपना encroachment हटा रही हैं. So this was the first thing I noticed in my childhood, that how powerful a civil servant is अगर वो चीज़ों को ठीक करना चाहे. मतलब सिर्फ सीईओ की साफ की जाती हुई गाड़ी का मैसेज एनक्रोचमेंट हटाने के काम आ सकता है. सो दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक सर्विस. Any college memory that strikes your mind which is notorious in nature when we say college? मेरा कॉलेज बहुत ही सीधा साधा गया है. हार्डकोर मिशनरी कॉलेज था, महानगर बॉयज. सो आप बदमाशी सोच भी नहीं सकते थे. बट माई स्कूल वॉज वेरी, सो व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, हम क्लास के अंदर जाते थे एंड माई प्रिंसिपल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. तो उन्होंने गेट पर गार्ड लगा रखी थी कि कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जाना. बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था. मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता था, ऐसा मुझे लगता है. तो क्लास से कैसे बाहर जाएंगे? हमारे क्लास में एक विंडो हुआ करती थी जिसमें आयरन रॉड्स थी और बीच में एक लकड़ी होती थी. तो हमने कुछ इनजेन्युइन चीजें की और उस रॉड्स को बीच में से काटा, उस लकड़ी को स्लिप किया और बाहर निकलने का रास्ता बनाया. तो हम इस तरह से क्लास में आते थे, अटेंडेंस लगती थी, लकड़ी स्लिप करके बाहर निकलते थे, वापस से रॉड फिट हो जाती थी उसमें, और हम ग्राउंड में खेल रहे होते. तो एक बार इसी तरह से हमारे प्रिंसिपल को पता चला कि हम लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं और हमारे रेसेस टाइम नहीं. तो उसके बाद जो हम लोग दौड़ाए गए हैं, मतलब वो 4-5 किलोमीटर तक, मैं आगे आगे, कुछ दोस्त पकड़े गए, फिर फजा पीछे पीछे, और फिर ट्रक पे लटक के भागे थे. मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एडवेंचरस हर दौड़ मैंने कभी की. तो हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपको? आई थिंक मुझे शायद पढ़ना पसंद है. एनीथिंग, नथिंग स्पेसिफिक, बट चीज़ें पढ़ना पसंद है. चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कहानियाँ हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, एनीथिंग, बट पढ़ना पसंद है. जब भी मुझे खाली समय मिलता है, भले मैं मोबाइल पे हूँ, मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे कभी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और अभी चेस खेलना बहुत पसंद है. कविताएं लिखना पसंद करता हूँ जब फ्री टाइम होता है. तो आपकी अपनी वाइफ से कहाँ पे मुलाकात हुई? पहली मुलाकात कैसी थी उनसे? अगेन अ वेरी एडवेंचरस थिंग. इंटरमीडिएट पास करके 2002 की बात है. हमने इंटरमीडिएट पास किया एंड देन देयर वाज अ पेपर नोन एज AFMC. एक एग्जाम होता है मेडिकल का, AFMC. सो AFMC का पेपर खत्म होने के बाद देयर इज अ कन्वेंशन दैट until and unless the last copy is being checked out, तब तक आपको जाने नहीं देते. तो it takes somewhere around 1 to 1.5 hours जब तक आप उसी क्लास में बैठे होते. तो मैं था, मेरे पीछे एक और कैंडिडेट बैठी हुई थी, मिसेस रेखा. हम लोग बातें कर रहे थे एंड इन बिटवीन दैट अचानक से किसी ने मुझसे कहा कि आप इतनी एंटी विमेन बातें कैसे कर सकते हैं. तो बेसिकली हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे लड़कियों के लिए करियर मुश्किल होता है, कैसे लड़कों के लिए आसान होता है, या इस तरह की बात. और उसमें मेरे मुंह से जो भी निकला, उसमें बगल में एक मोहतरमा बैठी हुई थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो. और फिर फाइनली उन्हीं से मेरी शादी हुई 10 साल बाद. तो एंटी बातें तो सारी खत्म हो गई होंगी फिलहाल तो? हाँ बिल्कुल. मैंने मान लिया है कि मैं एक ऐसा शेर हूँ जिसके दुर्गा घर पे है. तो जब अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे,
to become an officer, what all challenges did you face? शायद कोई भी चैलेंज नहीं था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। फैमिली की जो कंडीशन थी, जिसे हम इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं, वो भी अच्छी थी। फादर डॉक्टर थे, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा अच्छा था, बहुत सारा एक्सपीरियंस था, उत्तराखंड से लेकर के लखनऊ तक की सारी चीज़ें मेरे पास थी। तो एज सच कोई चैलेंज नहीं था एक्सेप्ट ओवरकमिंग माई सेल्फ। मुझे अपना मोटिवेशन खुद ही बनना था। और एक कमी कहूँ या जिद कहूँ, मेरे में हमेशा थी कि मुझे कोचिंग नहीं करनी। तो वो एक ही चैलेंज था, मैंने कभी कोचिंग नहीं की और खुद से पढ़ने की कोशिश में, मतलब आई डोंट नो वेदर वो सही था या गलत था, बट वही एक चैलेंज था, वही एक शायद शॉर्टकमिंग रही, खुद से पढ़ाई करने का जुनून। तो खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ता था ना, शरारतें अंदर भरी हुई थी। और कंपटीशन के लिए परसीवरेंस चाहिए, कंपटीशन के लिए आपको शांति चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से होता था, मतलब आज भी मैं 1-1.5 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता एक बार, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो जब आप ऑफिसर बन गए तो आपके पेरेंट्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और टीचर्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ शायद ही कर पाऊँ। जब मैंने कहा था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मेडिकल में सीटें ज्यादा होती हैं, तो पहले मेडिकल पास करके दिखाओ, फिर तुम सिविल सर्विसेज कर सकते हो, ऐसा सोचेंगे। तो जब मैंने मेडिकल को क्रैक किया, CPMT क्रैक किया, काउंसलिंग में बैठा, और जब काउंसलिंग में नंबर फ्लैश हुआ कि रोल नंबर सो एंड सो, सीट सो एंड सो, तो मैंने पापा से कहा पापा वापस चले, तो हम वापस आ गए। उसके बाद मेरा UPSC के 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ। स्टेट PSC ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, बट इन द मीन टाइम UPSC 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो मेरे फादर को लगा कि पता नहीं क्या होगा। मेरी मदर हमेशा श्योर थी कि जरूर होगा। तो मेरे मदर, फादर, मेरी सिस्टर, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्तों को भी बहुत खुशी हुई। कुछ कभी कभी 3 इडियट्स टाइप के भी थे उसमें, कि दोस्त ज्यादा आगे निकल जाए तो ज्यादा दुख होता है, और वो अभी भी मेरे साथ हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो कमेंट था वो मेरे एक्स क्लास टीचर का था। उनका पहला रिएक्शन बधाई दो नहीं था, उनका पहला रिएक्शन था तुम लॉ एंड ऑर्डर संभालोगे, जिसकी वजह से स्कूल का बिगड़ता था। ये रिएक्शंस थे मेरे फैमिली मेंबर्स के, मेरे कलीग्स के, मेरे दोस्तों के, और खास तौर पे मेरे गुरु जी के। तो आपकी कैरियर जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी ट्रेनिंग सागर में हुई, मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनिंग के बाद पहला डिस्ट्रिक्ट जो मुझे एज ए प्रोबेशनर मिला वो चंबल के बीहड़ मुरैना में था। मेरा प्रोबेशन और प्रोबेशन के कंप्लीशन के बाद का कुछ समय मुरैना में बीता है। आफ्टर मुरैना मैं बालाघाट में पोस्ट हुआ, एक मध्य प्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स है, दी हॉक। तो मुझे उसका सेक्टर कमांडर बनाया गया। एंड एज ए सेक्टर कमांडर हॉक आई सर्व्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, बालाघाट, then Anuppur में अमरकंटक, and then Singrauli. After that, I got posted as City Superintendent of Police (CSP) in Neemuch, which is again a tough district as far as smuggling is concerned. That district comes on the axis of narcotics trade in India. After Neemuch, after serving Neemuch, I went to the central deputation. मैं NIA National Investigation Agency में चला गया, और वहाँ मैंने सर्व किया एज एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फॉर 4 years इन न्यू दिल्ली। आफ्टर सर्विंग NIA मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बन के पहुंचा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एट गुजरात, बेस्ड एट अहमदाबाद। आफ्टर सर्विंग डेप्यूटी डायरेक्टर अहमदाबाद ED for 3 years, I came back to Madhya Pradesh, and since then I am serving as AIG and SP in Madhya Pradesh State Cyber Headquarters. So how was your first day as an officer, and what was the major change that you felt after getting the power? पहले दिन कुछ बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल फ्रेंड्स मिले। मुझे अभी भी याद है कि जो सागर में देयर इज अ बिग गेट, सो कहा जाता है किले की जिंदगी और जिले की जिंदगी अलग होती है। उस गेट को क्रॉस करने के बाद जो पहली सिहरन थी, उसने इस चीज का एहसास दिलाया कि आप पुलिस ट्रेनिंग के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं जो वन ऑफ द फाइनेस्ट है, जो गर्व है मध्य प्रदेश पुलिस का।
और आप उसको सर्व करने जा रहे हो एज अ पब्लिक सर्वेंट। आप मतलब आई कैनॉट इवन हैव वर्ड्स टू टेल द एड्रेनलिन रश which I felt when I first stepped in, when I first put down my first step in that very zone, in my police training school, police training institute है। मुझे अभी भी वो एड्रेनलिन रश याद आता है, मुश्किल है उसको शब्दों में बताना। So how has been your journey from DSP to AIG Cyber Crime MP? I must say कि ये जर्नी मेरी कांस्टेंट डेवलपमेंट की तरफ है, उत्तरोत्तर विकास जिसको हिंदी में कहते हैं। सर्विंग वेरी टफ एरियाज इन मध्य प्रदेश, गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट, एंड देन सर्विंग टू मोस्ट sought after central agencies, the NIA and the ED, and after coming back to Madhya Pradesh, getting opportunities to bring about changes in the state cyber scenario, to cater to the needs of those people जहाँ पर अचानक से साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। So I would say मेरी जर्नी मेरे लिए अभी तक की बहुत satisfactory जर्नी है। Despite being an state services officer, the kind of empowerment I feel and the kind of exposure I got, it's actually very very hard. तो अपनी जर्नी में किस किस टाइप के केसेस आपने हैंडल किए हैं अभी तक? हर तरह के। चंबल में एंटी डकैती केसेस थे, देन इन द हॉक फोर्स एंटी नक्सलिज्म एनकाउंटर्स थे, एंटी नक्सलिज्म मूवमेंट्स थे, प्रोसीजर्स थे, जहां आपको 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था एम्बुश करने के लिए। आफ्टर दैट जब मैं सिटी एसपी बना नीमच में, तो फिर वहाँ पर मुझे बॉर्डर रिलेटेड क्राइम्स मिले, नार्कोटिक्स क्राइम मिले, कैटल स्मगलिंग क्राइम्स मिले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग क्राइम था जिसमें 2 स्मगलर्स ने अपने आप को पहले से डिसीज्ड घोषित करा लिया था, डिस्पाइट कि वो दोनों जिंदा थे। किसी और का मर्डर करके उन्होंने अपने आप को इंपर्सोनेट करा दिया था, एंड देन दे वर डीलिंग इनटू नार्कोटिक्स एंड ऑल। तो वो मेरे टाइम में वहाँ पे पकड़े गए। आफ्टर दैट NIA की जर्नी वाज द मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी। आई मीन कुछ बहुत ही अच्छे केसेस जो हम लोग सोच सकते हैं उनका पार्ट बनने का मौका मिला, चाहे पठानकोट केस हो, चाहे उड़ी केस हो, चाहे हंदवाड़ा, बब्बर खालसा, नाइट विजन केसेस विद द FBI हो, इन सारे केसेस को मिले। देन ED में आया, ED में मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एजुडिकेशन के प्रोसीजर सीखने को मिले। देन स्टेट साइबर में आया, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लॉन्ड्रिंग का केस मिला, जूम फ्लैशिंग मिला। सो अब तक की जर्नी मेरी मुझे लगता है बहुत ही इनफैक्ट एंटाइसिंग है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे अपनी ये जर्नी। फुल ऑफ चैलेंजेस बट यस फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर्स जो शायद मिलना मुझे। So what do you love about your profession the most? जब भी हमारे पास कोई विक्टिम आता है उस वक्त हम उसकी आखिरी में, तो अगर हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं, जो राहत हमको उसके चेहरे में दिखती है, आई मीन उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव, दैट्स आई कैन से विद फुल कन्विक्शन दैट डिस्पाइट आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर, एंड मे बी शायद मैं आज भी मुझे मौका मिले तो मैं वापस यही कहूँगा कि एक IAS बनना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट जो सेटिस्फैक्शन मैंने अपनी लाइफ में कुछ विक्टिम्स को हेल्प करके पाया है, आई डोंट थिंक कि शायद ऐसा सेटिस्फैक्शन मुझे कहीं और नहीं है। मुझे अभी भी एक केस याद आता है जिसमें एक माँ थी, ये मेरा पहला दिन था एज अ फील्ड पुलिस ऑफिसर, और पहले दिन ही मैंने एक लेडी को देखा अपने ऑफिस के बाहर बैठे हुए। मैंने अपने रीडर से पूछा कि ये कौन है, तो ही टोल्ड मी कि सर पागल है। तो मैंने कहा हटाओ। लगातार कॉन्स्टेंटली वो लेडी आती रही, 8-10 दिन आती रही, और मैं हर बार कहता था कि ये क्यों बैठी है, हटाओ। बट समहाउ 8वें-10वें दिन मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि यार ये मेरे ही ऑफिस में क्यों आती है। तो मैंने अपनी रीडर से पूछा कि इसकी कहानी क्या है, इसको इस ऑफिस से क्यों इतना लगाव है, कहीं ये ऑफिस इसकी जमीन पे तो नहीं बना है। ही टोल्ड नहीं सर, इस ऑफिस में इस माँ के जो इकलौता बेटा था उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसमें कि 2 साल बीतने के बाद भी क्रिमिनल पकड़ा नहीं, और ये उसके बाद शी इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। तो ये हर बार यहाँ के बैठ जाती है, जो भी नए ऑफिसर आते हैं उसके पास आके बैठ जाती है। 1 साल में वहां रहा, 1 साल तक
वो लेडी लगभग हर तीसरे चौथे दिन 25 किलोमीटर का सफर करके आती और कुछ नहीं बोलती थी, आती थी, बैठ जाती थी। जब मेरा सेंट्रल डेपुटेशन पे फाइनलाइजेशन हुआ तो बाय गॉड्स ग्रेस उस फाइनलाइजेशन के सिर्फ कुछ दिनों पहले उस माँ के बेटे के कातिल हमें मिल गए, वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सन। हमने जब उसको अरेस्ट किया और मैं इस लेडी के घर गया इसको बता, तो ये फूट के न सिर्फ रोने लगी बल्कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगी, मेरे लिए पानी लेकर आई। और जिस दिन मेरी रिलीविंग थी उस डिस्ट्रिक्ट से, उस दिन ये मेरे लिए एक गार्लैंड लेके आई थी, हाथ से बनाया हुआ। उस पूरे सीन को मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद वो सेटिस्फैक्शन जो उस क्रिमिनल को पकड़ के मुझे मिला, वो सेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक कि कोई और सर्विस मुझे दे पाती। और ये तो एक इंसिडेंट है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं इसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, बट ये पहला इंस्टेंस था, इस वजह से शायद बहुत ज्यादा दिल के करीब। क्रिप्टो कॉइन इज ऑल अबाउट डिजिटल मनी. So what's your opinion about crypto coin and any particular case you have handled regarding crypto coin? If yes, what was the outcome of that case? The latest buzzword in investment sector is invest in crypto. But we need to understand that what crypto is all about. Is it a thing? Is it money? Is it what it is? Okay, as far as the official statement or the government sector is concerned, RBI said it categorically that cryptocurrency is not a currency. Okay, and if we look into the fact and we go in depth analysis of this, cryptocurrency, the definition of currency is very vast, but despite that, cryptocurrency doesn't fall under the very definition of a currency. First thing. Secondly, cryptocurrency is something which I'm not saying that it might be a thing of future, but currently इसके पीछे कोई asset नहीं है. There is no asset which can hold a cryptocurrency if it starts falling, and it is very evident from the fact that a day आपको Bitcoin बहुत ऊपर दिखता है, another day it's crashed like hell. So we need to understand this thing, that how risky a cryptocurrency is. While working with the cyber, we came across many such cases in which there is a scam whereby cryptocurrency is being used by cyber criminals, or somebody has been lured into investment by saying that you are going to invest in cryptocurrency. But last year we investigated a case in which not only there was an investment in cryptocurrency, but what we came to know is that the cryptocurrency is being used for the purpose of money laundering also, and not that money laundering is not within our country, that is across. And as far as the investigation is concerned and the evidences which we got from various sources, including from the tax haven Cayman Island, that is an international cryptocurrency laundering ring. And the evidences on record clearly shows that the defrauded amount, which is more than 97 lakhs, has been laundered into cryptocurrency and went to Pakistan, and from there, in all probabilities, it went to China. So last year, Government of India has given first prize, the NCRB first prize for investigation has been given to this very case of Madhya Pradesh Police by the Ministry of Home Affairs and the Indian Cyber Crime Coordination Center, the I4C, which is the apex agency as far as cybercrime is concerned. So we need to understand this, and we need to be away from all the investments. This can be taken as an official advice also. We need not to invest in cryptocurrency because we don't know what it is. It is a very risky thing. So please be aware as well as beware. So who is your mentor? I would say 2 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा टच किया है. उनके आने के बाद से मेरे प्रोफेशनलिज्म में चेंज आया. One is late
श्री संजीव सिंह सर, वो एडीजी थे मध्य प्रदेश में, एंड ही वाज माय आईजी व्हाइल आई वाज सर्विंग इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। व्हाट लीडरशिप इज, मैंने उनसे सीखा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको न सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स, उनके सीनियर जूनियर सबऑर्डिनेट्स पसंद करते हैं, बल्कि पब्लिक भी उनको बहुत पसंद है। मध्य प्रदेश में भोपाल में देयर इज अ होल कॉलोनी जिसका नाम ही संजीव नगर रखा गया है, बिकॉज संजीव सिंह सर एक टाइम पे यहाँ पोस्टेड। उनसे मैंने लीडरशिप की कुछ ऐसी चीजें सीखनी है कि आपको कभी अपना प्रेशर नीचे नहीं आने देना, आपको आपके सबऑर्डिनेट्स पे चीखना चिल्लाना नहीं है, और हमेशा उनको एक सोल्यूशन देना। वो सोल्यूशन जिसपे कि आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आप पे बैंक कर सके। आई मीन आप कोई भी दुनिया की परेशानी लेके संजीव सिंह सर के पास आइए, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वो आगे बढ़ के उसको सॉल्व करते थे, भले ही आप उनके डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन में। वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव ऑफिसर आई हैव एवर सीन। और मैं इस कन्विक्शन से इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने पैन इंडिया काम किया है, तो मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा है। तो संजीव सिंह सर को मैं एक कहूँगा जिनसे लीडरशिप क्या होती है सीखा है। देन एक संजय कुमार सर हैं, वो मेरे प्रोबेशन में एसपी थे। उनसे भी मैंने लीडरशिप की बहुत सारी चीजें सीखी हैं और किस तरह से मेहनत की जाती है। 2 घंटे 2.5 घंटे सोकर उन्होंने 1 साल मेरे साथ मेहनत की, बहुत बड़ी चीज है। एंड अब इन सब लोगों के सामने एक और ऑफिसर है, श्री अश्विन श्रीवास्तव, उत्तराखंड काडर के ऑफिसर हैं। उन्होंने वीआरएस ले लिया है, स्टेट सर्विसेज ऑफिसर थे, वीआरएस लिया आईपीएस होने के बाद से। उनसे आपको ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से अपनी जगह पे फर्म रहकर पोलाइटली आप पुलिस ऑफिसर्स की जो सो कॉल्ड हायरार्की होती है उसमें रहते हुए आप किस तरह से चीजों को लीगली करते हैं, किस तरह से आप अपनी स्पाइन सीधी रखते हैं। आई मीन योर स्पाइन नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल, नॉट फोल्डेबल, यू नीड टू मनूवर। ओके, तो असीम सर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे आपको अपने आप को डेवलप करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, किस तरह से आपकी जो प्रोफेशनल अप्रूवल है, जो प्रोफेशनल सफिशिएंसी है, वो ही आपके लिए काम आती है। लाइजनिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब सेकेंडरी रह जाता है और बिहाइंड द स्क्रीन रह के काम। ये चीजें मुझे असीम सर ने सिखा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऑफिसर हैं, बट ये 3 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरी वर्किंग कैपेबिलिटीज को जिसे कहता हूँ कि टच किया। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी रहे, जैसे मुकेश सिंह सर हैं, आलोक सर हैं, अनूप पुरविला सर हैं। सो ये सब लोग अलग अलग जगह के ऑफिसर्स हैं, बट ये पहले 3 ऑफिसर्स जिनका मैंने नाम लिया, श्री संजीव सिंह, श्री अश्विन श्रीवास्तव एंड श्री संजय कुमार, इन 3 ऑफिसर्स से मैं बहुत ही डीपली क्लोज। So as AIG Cybercrime, what are your roles and responsibilities? As AIG Cybercrime, I need to look into all the things which my ADG is looking after, जो भी वो मुझे देते हैं, be it crime files or the files related to national, international correspondences, or the coordination with the sister agencies, the central agencies, and the other departments as well. So whatever my ADG needs to be done, usually वो मेरे थ्रू होता है। I also look after the training and awareness part of the state cyber headquarters. We have a very big wing of training and awareness. We train the police officers, the judicial officers. We make the common public aware of the cyber crimes and all. And apart from that, I am also superintendent of police, the SP of Cyber High Tech Thana of Madhya Pradesh, which is a high-tech Thana contemplated and established by the government of Madhya Pradesh so as to cater the complex cybercrime cases which are to be happened and is happening in the Madhya Pradesh. So I also look after the functioning of that very cyber Thana situated at Bhopal and having jurisdiction pan Madhya Pradesh. So what was the most challenging phase of your life? I think my tenure with the NIA, जो सबसे ज्यादा एड्रेनलिन रश था प्रोफेशनली, वो NIA में ही था। एंड जो सबसे ज्यादा टिपिकल फेज था
personally, वो भी NIA में, because it is as a state services officer, it is actually tough to get established in another state जहाँ आपका कोई बैकअप नहीं होता है. At the same time, मेरी शादी नई नहीं हुई थी, तो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ जो होता है वो भी वहाँ हमने शुरू किया. मेरी वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम लोग अलग अलग हैं. देन स्टार्टिंग फ्रेश एक तरह से, वो एक टिपिकल फेज था. देन NIA में जो केसेस मिले वो बहुत ही टिपिकल चैलेंजिंग केसेस थे. दे नीडेड utmost competence, secrecy, confidentiality and a lot of touring. While I was posted in Delhi, I used to travel at least for 20 days in a month. So that is huge. And जब आपकी फैमिली आपके पीछे से हो, आपका बेबी बहुत छोटा हो, और आपकी वाइफ अकेले मैनेज कर रही है दिल्ली जैसे शहर में, तो इट्स एक्चुअली वेरी टायरिंग. इट इज वेरी टाइम टेकिंग. इट टेक्स अ हेवी टोल ऑन यू, योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ, योर रिलेशनशिप एंड ऑल. सो वो टाइम बहुत ही यादगार था, बट एट द सेम टाइम वो जर्नी बहुत ही टफ थी. एंड मैं अपनी वाइफ को बहुत थैंकफुल हूँ कि जो भी मेरी सक्सेस उस टाइम की है उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है. वाइफ को हैट्स ऑफ है. उसने उस टफ समय में, हालांकि डांटा भी बहुत, बट बहुत बहुत मेहनत से उसने उस टफ समय को बिताया है और मेरी सक्सेस के पीछे उसका. इसीलिए बोलते हैं हर एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है. अपने बिजी शेड्यूल में आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाते हो, और घर से कई बार क्या क्या डांटे पड़ जाती हैं आपको? आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी सपोर्टिंग फैमिली, सो घर से बहुत डांटे नहीं पड़ती. हाँ, कई बार जल्दी काम खत्म करके घर पहुंच जाता हूँ तो वाइफ ये जरूर पूछती है कि आज जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना. और बच्चे भी बहुत सपोर्टिंग हैं. मेरे मदर फादर बहुत सपोर्टिंग है. जब भी कभी जरूरत होती है, मेरी मदर इस मामले में बहुत, मैंने उनसे सीखा है. मेरे फादर गवर्नमेंट डॉक्टर थे और वो अलग जगह पोस्टेड थे हमारी एजुकेशन के लिए, तो मेरी मदर अकेले सब कुछ मैनेज कर लेती थी, बाहर घर सब चीजें. फादर यूज्ड टू कम एंड गो. वो आते थे रात में 2, 2:30, 3 बजे और सुबह वापस से 5 बजे चले गए. तो हाउ टू मेक द बैलेंस वो मैंने मदर से सीखा. देन मेरी वाइफ अगेन वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बनाती है. मेरे कुछ दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड्स में कहूँगा, जिन्होंने अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से किया. उन सारे लोगों से भी सीखता हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे कलीग्स, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद द फैक्ट दैट अभी तक की लाइफ में मुझे मेरे सुपीरियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स भी बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही सपोर्टिंग मिले हैं. मेरे साथ उन्होंने रात में 2 बजे काम करने में भी कोई हिचक नहीं महसूस की. सुबह 6 बजे भी शुरू हो जाते हैं और पूरे दिन में उन्हें फोन न करूँ तो भी परेशान नहीं. तो बेसिकली आप वर्क लाइफ बैलेंस तभी बना सकते हो जब आप में बनाने की चाहत हो, बट आपके आसपास का इकोसिस्टम भी आपका सपोर्ट. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि मेरे दोस्त या रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सब बहुत सपोर्टिंग मिले और इस बैलेंस को बनाने में हमेशा मेरा साथ. तो आजकल जूम फ्लैशिंग जो है बहुत कॉमन है. एक लड़का लड़की आपस में दे ट्राई टू फ्लैश देयर पार्ट्स. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट वुड बी योर सजेशन टू देम, और जूम फ्लैशिंग से क्या क्या उनको नुकसान हो सकते हैं, जो कि जाने या अनजाने टाइप के नुकसान होंगे, पर उनको अवेयरनेस नहीं होगी कि हम ये कर रहे हैं तो इसके ये रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. तो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू देम? एक्चुअली सिर्फ जूम फ्लैशिंग नहीं, मैं सभी तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट की जो शेयरिंग है उन सभी के लिए कहना चाहूंगा. बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट योर फिंगरप्रिंट्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, द ई वर्ल्ड, इज indelible. You cannot wash your footprints once it is there. So please don't circulate, please don't share your explicit images, your revealing images. आप इंटरनेट पे ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से आपको बाद में शर्मिंदा होना. Now what I'm saying is this is very common in today's youth to send their nude pictures to another one, be it in same gender or in different gender. That is a separate issue. But I have gone through the cases where same gender में अपने private parts की फोटो खींच के भेजी and then वो viral हुई. There are also instances
जब किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या इवन हस्बैंड या वाइफ को भी इस तरह की फोटोग्राफ्स भेजी, इस तरह के वीडियोस भेजे, इंटीमेट फोटोज या वीडियोस को कैप्चर किया, एंड देन एक छोटी सी गलती से वो व्हाट्सएप स्टेटस लग गया, ठीक है, जस्ट फ्यू टैप्स कैन मेक योर स्टेटस सी टू एवरीबॉडी, और ऐसा कुछ आपके मोबाइल में जो लग गया, सो आप उसको कभी हटा नहीं सकते. यू कैन नॉट get rid of those things over an internet. So please don't share. This is one advice. And second thing is, you need to understand that it is a criminal offense. Apart from an ethical offense or a privacy related issue, it is also a criminal offense. And once an offense has been registered against you, you are going to be there on the internet as an accused and as a person जिसको कानून ने सजा दी है forever. I mean, if you Google any name जिसके खिलाफ भी चार्जशीट हो चुकी है, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, you are going to find that name, you are going to find that charge sheet over the internet because it's a public document. तो अगर आज मेरा नाम इंटरनेट पे वैभव श्रीवास्तव is caught doing this, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ गया तो मुझे कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा. अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में यूएस में भी जाके अप्लाई करता हूँ, अ सिंपल गूगल सर्च अबाउट वैभव श्रीवास्तव, जैसे आप ये देख सकते हो कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल क्या कहता है, वैसे ही आप ये भी देख पाओगे कि पुलिस या टाइम्स ऑफ इंडिया या गार्जियन या कोई भी न्यूज़पेपर में मेरी क्या खबर छपी थी. सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल एज अ लीगल थिंग कि आप एक तो शेयर नहीं करें, और दूसरे स्टे अवे फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज इलीगल इन नेचर, बिकॉज आप उससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे. आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपकी छोटी सी गलती से. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको 2 मिनट में देना चाहूंगा. हमारे पास एक जूम फ्लैशिंग का केस आया. इन दैट वेरी केस, जस्ट टू गेट सम किक, सम एड्रेनलिन रश व्हाट वी यूजुअली कॉल इट, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, एंड डिसिप्लिन आई वुड से बिकॉज उनके जो टीचर्स हैं, जब उनको पता चला उनका नाम, तो दे सेड किया यार ये तो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से. उन्होंने जस्ट एक ऑनलाइन क्लास को बंद कराने, व्हाट दे डिड इज दैट, उन्होंने किसी और आईडी से एक जूम ऑनलाइन, उस दिन उनका एग्जाम था, सो दे एंटर्ड इनटू दैट जूम रूम, दे फ्लैश्ड their private part in that meeting, and then they played a pornographic video in that very meeting. They tried each and everything. They used VPN, they entered anonymously, they used a SIM card which is registered on somebody else's name, but despite having all these precautions, we nabbed them. And once we nabbed them, now their name would be going to be on the internet as an accused, and in all probabilities as a jail inmate in future. They are 20-21 years of age, और जब भी आज से 50 साल बाद भी अगर मैं उनका नाम सर्च किया तो उनको हमेशा मिलेगा कि this person and this person was caught by this agency in the year this while doing this. तो क्या आपको लगता है कि जिसको भी वेंचर के लिए कभी भी पिनलाइज किया गया होगा कोर्ट सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम से, उनको गवर्नमेंट जॉब तो कभी नहीं मिलनी, एंड इवन प्राइवेट सेक्टर में भी क्या कभी उनको जॉब मिलेगी, या कभी उनकी पर्सनल लाइफ ट्रैक पे आ पाएगी? कोई भी पापा, कोई भी पिता जब अपनी बेटी के लिए उनको शादी के लिए रिश्ता मांग रहा होगा, तो एक सिंपल सर्च उनके नाम की करेगा, ये दिखेगा. क्या आपको लगता है कोई भी पिता उनको अपनी बेटी देगा? आई थिंक ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से जरूर करने चाहिए जब हम इस तरह की किसी भी साइबर क्राइम की चीज में इन्वॉल्व. So what is your definition of success? जब आपके बच्चे आप जैसा बनना चाहते हैं. So what do you think कि भाई, या what's your opinion कि भाई your kids should join government services or not? I think उनको अपने हिसाब से करने देना चाहिए. When I was a kid, I got selected for a state level tournament, in fact a state level team cricket के लिए.
और जब मैं घर वापस आया, पापा को ये बताया तो वो क्रिकेट बैट तोड़ दिया। माय फादर सेड कि तुमको जिंदगी में अगर लाइवलीहुड कमाना है तो नौकरी की सोचनी चाहिए। इट वॉज वे बैक इन 96। तब बहुत सारी चीजें होती नहीं थी, स्पोर्ट्स आपको कुछ देता नहीं था, बहुत सारे प्रोफेशंस थे नहीं। एंड यूपी बिहार, आई रीइटरेट कि हम पॉलिटिक्स या पब्लिक सर्विसेज को ही चुनते हैं। बट अब गंगा में इतना पानी बह चुका है, इतने सारे नए करियर ऑप्शंस आ चुके हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। मैं शायद अपने बच्चों को एक फ्रीडम दूंगा ये चूज करने के लिए वो क्या बनना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस में सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी हुई। पेमेंट्स इज वन ऑफ देम, प्रमोशन, टाइमली प्रमोशन इज अनदर थिंग। सो एंड खास तौर पे वर्क सेटिस्फैक्शन इज अ थिंग जिसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे फ्रीली सोचें कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझसे चाहेंगे तो शायद मैं अभी भी कहूँ कि बेटा तुम IAS बनना, अपने दादाजी की ड्रीम को पूरा करना। बट अगेन ऑन एन ऑनेस्ट नोट मैं उनको फ्रीडम दूंगा ये चुनने का कि क्या बनना चाहते हैं। So if you were able to get hold of time machine, which phase of your life you like to roll back? टाइम मशीन मिलेगी ना तो मैं फेजेस में जाऊंगा। प्रोफेशनली मैं उस फेज में जाना चाहूंगा जहां पर मेरा UPSC लास्ट अटेम्प्ट था और मुझे मेरे फादर ने बहुत कहा कि तुम यू आर मिसिंग दिस बाय whisker, so go and get some coaching, some expert opinion is required you to cross this English channel sort of thing। पर मैं नहीं गया, शायद जाना चाहिए था। वो एक प्रोफेशनल टाइम है जिसमें मैं वापस लौटना चाहूँगा। पर्सनली बहुत सारे फेजेस है जिसमें लौटना चाहूँगा। पर्सनली मैं लौटना चाहूँगा, अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद अपनी ट्रेनिंग डेज में वापस लौटना चाहूँगा, जब मैं JNPA सागर में ट्रेनिंग करता था। इसके अलावा अपने बचपन में 7th स्टैंडर्ड में वापस जाना चाहूँगा एक बार, जहाँ से एक नया फेज शुरू हुआ था। और एक बार वापस उस यूसुफ स्वीट शॉप पे जाना चाहूंगा जहां पहली बार सॉफ्टी खाई, पापा का हाथ पकड़। So can you give me an example of a time you have gone above and beyond your rules and regulations to achieve something in a particular case? मैं आपसे उस केस की डिटेल नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट हाँ एक केस था। उस केस में बहुत सारी, बिकॉज वो एक ऐसा केस था जिसमें हमारे पास बहुत कम एविडेंसेस थे। वो एक ऐसा केस था जिसमें एक दूसरे कंट्री की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपके एविडेंसेस को चेक करने आने वाली थी। वो एक ऐसा केस था जो बहुत ही हाई लेवल पे, जिसे कहेंगे सुपरवाइज था, मॉनिटर्ड था। वो एक ऐसा केस था जिसमें आपके देश की नेशनल सिक्योरिटी, आपकी बहुत सारी चीजें ऑन स्टेक थी। उसमें बहुत सारी बहुत रिस्की चीजें की गई जस्ट टू गैदर अ फ्यू एविडेंसेस, जो कि हमारे नेबर कंट्री को ये बता सके कि आपने ये मिस एडवेंचर हमारे देश में किया है। हमको क्लियर है, इस बार आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप ये नहीं कह पाओगे कि आपने कुछ नहीं किया। सो गैदरिंग दोज एविडेंसेस रिक्वायर्ड a few risky things, a few confidential things also, which is not possible for me to reveal in this interview. But yes, शायद इसीलिए ये केस मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें कुछ जो मेरे सीनियर्स थे, नितेश जैन सर थे, संजीव कुमार सर इसमें मेरे AG थे। इन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो चीजें बहुत रिस्की थी, बट एट द सेम टाइम देशभक्ति जनसेवा का ये जो मोटो है हमारा, इसके लिए बहुत जरूरी है। So how would you define hierarchy in police system? देखिए, मुझे लगता है बॉस इज ऑलवेज राइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आई डोंट नो कि कितना एकेडमिकली आया है, बट पुलिस में हम इसलिए भी बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं बिकॉज while saluting or while seeing of our seniors, हमारा सुपीरियर हमेशा हमारे राइट साइड में रहता है। So maybe that is why boss is always right. But on a serious note, yes, boss is most of the time right. Why I'll say this? क्योंकि in police forces we have a legal mandate that if law is saying otherwise,
and your boss is saying something else, you have the power and you have the responsibility to be on the side of the law. Okay, बहुत स्पष्ट है ये कि अगर आपको कोई गलत आदेश दिया जाता है जो इलीगल है, गलत से मतलब जिसको आप गलत समझते हो ये नहीं, जिसको कानून गलत समझता है, हमारा संविधान गलत समझता है, तो आप उसको डिनाई करेंगे ही, अदरवाइज माना जाएगा कि वो आपका अपना डिसीजन। ये पहली चीज। इन सेकंड थिंग इज दैट हमारे पुलिस में इंडिपेंडेंस बहुत है। लाइक मेरी पोस्टिंग जो हुई है या हमारे पुलिस में जो भी पोस्टिंग होती है, दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो you are fairly independent of your boss actually in practical sense, because आप overall subordination में या supervision में जरूर हो, but you are the only one responsible for your act. So what my practical experience is, मुझे कभी किसी बॉस ने सजेस्ट जरूर किया है कि इसको ऐसे करो, but once I said कि सर ऐसे करने की जगह it is illegal, तो once I said that it is illegal, मुझे कभी मेरे बॉस ने ये नहीं कहा कि जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, कभी मैंने कहा कि सर मुझे लगता है कि इसको ऐसे करना चाहिए, तो मेरे बॉस जरूर ये कहने का अधिकार रखते हैं कि नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो भी लीगल है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी लीगल है, बट सिंस आई एम हैविंग अ बर्ड्स आई व्यू, आई कैन सी अ लार्जर स्पेस फ्रॉम वेयर आई एम बीइंग प्लेस्ड, तो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम सेइंग टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमें लगता है लॉ एंड ऑर्डर में इट इज इम्परेटिव टू यूज अ सर्टेन डिग्री ऑफ फोर्स, बट द पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट अबव मी, उनको एक बड़ी एरिया दिख रही है, ही इज ऑल्सो एस्टिमेटिंग दैट यूजिंग फोर्स एट वन प्लेस might result into a spillover at another place which is not at all fortified right now. तो वो मुझसे कहेंगे कि यार अभी बातचीत करो, let me fortify another area first, जहाँ पे spillover हो सकता है। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगेगा कि मुझे फोर्स यूज करने से मना किया जा रहा है, दिस इज नॉट गुड, बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कहीं और से वो स्पिलओवर आ सकता है, एंड माय बॉस इज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट holistically. He needs to see the position, he needs to see the situation holistically. So he is right in his approach. तो उस वक्त अगर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, जो मैंने कहा बस उतना करो, तो मुझे उतना करना चाहिए, राइट? तो पुलिस में हमारे में मुझे आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, एंड आई डोंट थिंक कि पुलिस की हायरार्की नेगेटिव है। पुलिस की हायरार्की बहुत पॉजिटिव है, इन अ सेंस आपको एक अम्ब्रेला मिलता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज इवन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर योर फ्रीडम। तो हमको हमारे सीनियर ऑफिसर से वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो एक पिंच है वो भी मिलता है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इफ यू वांट दिस सिचुएशन टू बी हैंडल्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। Because police is a force, it cannot work in silos. Okay, so my action in one district may result in a repercussion, in a rebuttal, in a rebellion in another district. So that is why मुझे लगता है कि पुलिस की हायरार्की बहुत पॉजिटिव है। उनके एक्सपीरियंसेस से हमको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। Like my boss is 10 years senior to me. Okay, so having a boss who is 10 to 15 years senior to you is a blessing, because he knows कि 15 साल पहले क्या लीगल स्टेटस था, आज का क्या। अगर मुझे समझना होगा तो मुझे 15 साल पढ़ने पड़ेंगे, बट हैविंग ए बॉस जिनको ये पता है मुझे गाइड कर सकते। सो दिस इज व्हाई इन पुलिस सिस्टम वी नीड अ हायरार्की, a positive hierarchy is there. So what would be your suggestion on how to safeguard yourself from cyber fraud? 3 शब्द: डर, आलस और लालच। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो आपको हर तरह के साइबर क्राइम एक्सेप्ट पोर्नोग्राफी से एडवाइस हो। डर, आपको कभी कभी डर दिखाया जाता है कि अगर आपने 10 मिनट में बिल पे नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या आपकी बिजली कट जाएगी। सो जस्ट अगर आप उस डर से बाहर आ जाएं तो आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। देन आप आलस से बाहर आ जाएं। आलस इज लाइक कि घर बैठे करें केवाईसी अपडेट,
या आपको एक फोन कॉल आती है कि डू दिस और अभी आपके लिए ये कर दिया जाए, तो आलस नहीं करें, पास की ब्रांच तक चले जाएं, उसको असर्टेन कर लें, तो आपके साथ वो फ्रॉड नहीं। एंड द थर्ड वन इज लालच। ओके, किसी भी तरह का लॉटरी फ्रॉड लालच से आता है, किसी भी तरह का मैट्रिमोनियल फ्रॉड, द कस्टम ऑफिसर्स फ्रॉड, जिसमें कोई आपके पास आता है, आपको ऑनलाइन मिलता है और आपसे कहता है कि मैं आपके लिए यूके से गिफ्ट भेज रहा हूँ, देन कस्टम ऑफिसर पोजिंग समबडी एज अ कस्टम ऑफिसर आपके पास फोन करता है और आपसे कहता है कि ये आपके लिए 1 लाख पाउंड आए हैं, बहुत महंगे फोन्स आए हैं, इसको देने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस चुकाना चाहिए, तो आप दीजिए, तो वो आपका लालच है। तो अगर आप अपने डर पे काबू कर लेंगे, अपने आलस पे काबू कर लेंगे और अपनी लालच पे काबू कर लेंगे, तो आप लगभग हर तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाएंगे। इसके अलावा पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कहूंगा आप अपनी प्राइवेट फोटोज न तो खींचें, न स्टोर करें और न शेयर, बिल्कुल मत कीजिए। ये हमेशा आपको दे विल लैंड यू इन सूट, और कुछ नहीं होगा आपके साथ। सो don't share your intimate photos, never share your intimate photos, and डर, आलस, लालच, 3 शब्द किया आपने, that's it. So you have worked in different states, which is UP, MP, and Gujarat. So according to you, what are the cultural differences in working style in these states? सभी स्टेट्स का जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट होता है। लाइक एज आई टोल्ड अर्लियर, आई बिलोंग टू यूपी, सो हमारे खून में है पॉलिटिक्स, हमारे खून में है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तैयारी। आप मध्य प्रदेश आएंगे, आपको पॉलिटिक्स भी डिमिनिश्ड मिलेगी, आपको क्रेज फॉर द पब्लिक सर्विसेज भी डिमिनिश्ड मिलेगी। इट इज प्राइमरली बिकॉज द इकोसिस्टम मध्य प्रदेश इज हैपनिंग। नाउ व्हेन यू गो टू गुजरात, क्रेज ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज अगेन वेरी लो, corporate culture is very high. So positives are there that वो बहुत टाइम के बहुत पंचुअल हैं, अपनी फ्रीडम को लेकर के बहुत पंचुअल हैं, घूमने को लेकर के बहुत पंचुअल हैं। They are very clear that this is office time, this is my time. Okay, so if you want to get somebody after the office hours, you actually need to convince that person that look boss, this is actually required. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इन दिल्ली ट्रैवल टाइम आपका सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है? तो 10 घंटे की जॉब आपकी इजिली 13-14 घंटे की हो जाती है, बिकॉज आप 1.5 से 2 घंटे एक तरफ ट्रैवल। बट इन दिल्ली यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बहुत सारे वहाँ पे सर्विसेज हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, तो आपको वहाँ पे एक अलग ही वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें, ये जो एनवायरनमेंट है, ये हर स्टेट का मोर और लेस अलग है। बट जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बिकॉज पब्लिक सर्विसेज हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, दे फंक्शन इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम व्हिच इज वेल रिटन, व्हिच इज वेल डॉक्यूमेंटेड। सो प्रोसेसेस आर बेसिकली वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल लेड डाउन. And as far as public services are concerned, due to this well laid down procedures and processes and all, you don't find much of cultural differences. So in an office, whether I am sitting in Gujarat or in Madhya Pradesh or in UP or in Delhi, more or less we are at ease, because the processes, the person, the educational qualifications, the colleagues, their educational qualifications, their rank structures are all uniform. So it doesn't make a lot of difference for public services. What do you miss about Lucknow the most? क्योंकि लखनऊ के बारे में बहुत फेमस कि अगर गाली भी देंगे तो आप करके गाली देंगे, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल। तो वो क्या चीज है जो लखनऊ के बारे में आप मिस करते हैं? देखिए, एक तो आपने बोल दिया कि मैं आप और हम कहा जाना बड़ा मिस करता हूँ। जब भी मैं यहाँ किसी को बोलता हूँ ना, या दिल्ली में मैं बोलता था कि वेट करो हम आ रहे हैं, पीपल यूज्ड टू आस्क कि हम मतलब तुम और कौन? तो मैंने उसका जवाब बनाया कि मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों साथ आ रहे हैं। ये हम कल्चर में मिस करता हूँ। देन कुजीन, लखनऊ का खाना एंड स्पेशली नॉन वेज, मैं बहुत मिस करता हूँ। और
यूनिवर्सिटी का टाइम, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वी यूज टू हैव छोला समोसा। इस एक डिश को मैं हर जगह बहुत मिस करता हूँ। हम जल्दी कहीं छोला समोसा नहीं पाते। तो लखनऊ का खाना, लखनऊ की नज़ाकत, नफासत, वो हम कहने का कल्चर, इन कुछ चीज़ों को काफ़ी मिस करता हूँ। और हाँ, मेरा घर, बहुत समय हो गया घर से बाहर, मेरे मदर फादर वहीं रहते हैं। मैं काफ़ी मिस करता हूँ अपने उन दोस्तों जिनसे मिलना नहीं हो पाता, क्योंकि पुलिस फोर्सेस में आपको शायद एक बार भगवान मिल जाए और छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इनिशियल डेज के क्या क्या चैलेंजेस थे जब आपने एज ए डीएसपी ज्वाइन किया? जब आप पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करते हो तो आपके सामने जो पहला चैलेंज रहता है ना, वो पहला चैलेंज रहता है आपके अंदर जो कमियां, जो डर, चाहे वो इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिलोसॉफिकल हो, जो भी हो, उनको ओवरकम करना। बिकॉज आपके इमोशंस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है पुलिस सर्विसेज के लिए, ऐसा मेरा मानना है। आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एंड बीइंग अ यंग चैप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 24 साल की एज में फील्ड पे पहुंच गया, उसके लिए उस वक्त उसके इमोशंस बहुत ज्यादा रश करते। तो मेरे लिए पहला चैलेंज जो था वो मुझे मेरे इमोशंस को कंट्रोल करना। मुझे किसी की भी गलत बात सुन के नाराज नहीं होना था, किसी की भी सही बात सुन के भावुक होकर उस पर तुरंत ही कुछ एक्शन नहीं लेना था। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे कहा कि बेटा मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ जाऊं? तो मन में आता था कि यार कब्जा किया, अभी चल के गिरा दो, ठीक है। और एज ए पुलिस ऑफिसर कई बार आप ऐसा कर भी लेते हैं। बट जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि नहीं, मुझे गिराना है, आई एग्री, बट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। आई नीड टू बी ऑलवेज वेल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, बिकॉज हमारे पास जो शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं, वो अनफेटर्ड है, राइट। स्पॉट पे जस्टिस कर देने की एक पुलिस ऑफिसर की जो इन्नेट कहते हैं ना महत्वाकांक्षा रहती है, वो बहुत ही गड़बड़ है। मतलब अंदर से सिंघम बनना कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान पहुंचा। हो सकता है मेरे इंटेंशंस अच्छे हो तो मैं ऑन द स्पॉट किसी का बुला करूं, एट द सेम टाइम क्योंकि वही अनफेटर्ड पावर है, बैड इंटेंशंस के साथ मैं किसी का बहुत बुरा भी कर सकता। सो ऑलवेज फॉलोइंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड दैट टू एक्सपीडाइटली, मतलब स्पीडीली। रेड टेपिज्म को कट भी करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे साथ। So with power comes the responsibility. What's your take on this statement? This is the point I was trying to make out. With power comes great responsibility. I mean, you have the draconian power of arresting somebody. You have the power of shooting somebody. What else do you need to be an absolute dictator? What else do you need? I mean, I just have to write a single line that the person is not cooperating or the person was trying to run away from justice, and I can arrest anybody. This is unfettered actually. So this is what requires a very balanced mind. Okay, because once you nab somebody and put that person behind bars, that is a thing which is going to be with him or her for the rest of his life. And this is what we need to understand, that putting somebody behind bars is actually a legal mandate also, but it needs to be rationalized. We need to be rationally thinking of that, whether that person needs to be that or not. So the line is very apt. With power comes great responsibility, and before exercising our power, we need to be responsible enough to understand that whether we are using our power, utilizing our power, or we are actually doing a misadventure, कि क्या हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका दोहन कर रहे हैं। So you have been on different posts and different departments. So what were the challenges of different posts and departments? Not only different agencies, I've served in two different ecosystems, and that is, one is the central government
and the state government. So, despite being a state services officer, I got the opportunity to serve the central government, the union government as well, while I was serving with the NIA and the enforcement directorate. So basically, the difference, I won't say there is a difference, but there is something. Central government works in a different scenario. इनकी टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं, इनके आपसे रिक्विजिशंस डिफरेंट होते हैं, दे आर मोर ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड, वेयर एज इन स्टेट, in police services, I'm talking about the police services, what we require to do is that to do firefighting. Most of the time we do firefighting, but in the central government there is nothing like firefighting except for a few positions. So they are very well laid, procedures are there, the establishments are very clear, the hierarchy are not that very strict as there in the state services. So this is the difference I feel in this serving with the state and the central. So what made you shift from BSc Geology, Botany, Chemistry to PGD Public Administration? In final year, when I along with a few of my friends, we are preparing for civil services, and जैसा सबको होता है दूसरा सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक जरूर है, पर मैं किताबों से भागता भी हूँ. दिस इज अ पैराडॉक्स बट इट इज स्टिल देयर. जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत देर तक कुछ नहीं पढ़ सकता, तो पब्लिक एड मैंने इसलिए लिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि while it would be required to understand what public services is, what administration is in the public sector. I need to understand this before going into the services. So it was like I was preparing myself to be there, well within the requirement of the services, even before joining the services. So public administration is a subject जो आपको बताता है कि what bureaucracy is, what the government procedures are all about, how the different bureaucracies all over the world are working, functioning, what is the history behind their evolution, how you need to be a person who understand the public policy, who should know the notion of government, the welfare state and all. So just to understand what the government is, I chose public administration, and doing my PG in public administration is a thing because I wanted to understand the public administration as well as I wanted to utilize that much time to gain the degree as well. So what would be your advice to new officers? सबके अपने रास्ते होते हैं, हर नदी अपना रास्ता खुद बनाती है. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सभी ऑफिसर्स से, हर चीज हर वक्त आपके पास दो रास्ते होंगे, एक रास्ता आसान होगा और एक रास्ता सही होगा. आप अपना रास्ता खुद चूज करें, और सभी के लिए हर तरह के सिस्टम को, हर तरह के लोगों की जरूरत है. तो आप जिस भी तरह के हैं, सिस्टम आपको एक्सेप्ट करेगा. आपकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग है तो भी सिस्टम में आपके लिए जगह है, आपकी इंटीग्रिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो भी सिस्टम में आपके लिए जगह है. आप क्या करना चाहते हो ये डिसीजन आपका होना चाहिए. बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वापस जाकर चैन से सो सकूं, ऐसे काम करना पसंद करता हूं. तो मेरा डिसीजन हर वक्त ये रहता है कि ये जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या ये काम मुझे शांति से सोने देगा या मेरे कॉन्शियंस को हिट करेगा. आप भी अपना रास्ता खुद चुने जो आपको पसंद है. So while preparing for examination, क्या do's and don't जो है वो एक विद्यार्थी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए? डूज क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है. सेकेंड थिंग इज खुद को मोटिवेट जरूर करते रहें, क्योंकि सिविल सर्विसेज के जो रास्ते हैं वो लंबे हैं. यूपीएससी हर साल होता है बट स्टेट सर्विसेज 2 या 3 साल में एक बार होती है, तो रास्ता बहुत लंबा है. आपको आपके रास्ते में आपके दोस्त सेलेक्ट होते दिखेंगे, बहुत सारे सीनियर्स रिजेक्ट होते दिखेंगे. हो सकता है कभी आपको कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस एग्जाम्पल मिल जाए जिसने सेल्फ हार्म कर लिया हो अपनी परेशानियों से, अपने चैलेंजेस से घबरा करके.
तो घबराना नहीं है आपको, पेशेंस और परसिवरेंस आपको रखना है। सेल्फ मोटिवेशन इज द की। आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना होगा, क्योंकि आपके आसपास की मोटिवेटिंग फोर्सेस कई बार आपकी इमोशनल फोर्सेस से वीक होती है। आपके पास आपके माँ बाप दोस्त होते हैं जो आएंगे दिन में कुछ देर आपसे कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं आगे बढ़ो, बट आप बिलीव करें आप सबसे ज्यादा समय अपने आप के साथ हो। जब आपका कॉन्शियंस आपसे कहता है कि आप ये करो या आप ये करो, तो जब आप सबसे ज्यादा समय अपने साथ खुद होते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अंतर्मन से परिचर्चा करें और खुद मोटिवेट हो। इसके अलावा बहुत सारे डूज हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, हो सके तो स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट से। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जगह मैं कहूँगा स्टैंडर्ड कोई भी मेंटर आप रखें। इंस्टीट्यूट्स लेते या नहीं लेते, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद का सवाल है। बट डोंट्स के लिए कहूँगा कि क्या नहीं पढ़ना है वो याद रखें। अपनी लाइफ में फेलियर को कभी भी आखिरी नहीं समझें। मेरा स्टेट सर्विसेज के फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसके पहले यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो वो 3 अटेम्प्ट्स के बाद अगर हिम्मत हार जाता तो स्टेट सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट भी नहीं देता। इसके अलावा मेरा एसएससी भी कभी क्लियर नहीं हुआ, मेरा बैंक पीओ भी कभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और बैंक का क्लर्क भी कभी क्लियर नहीं। तो हार नहीं माननी है, आप लगे रहें। जिंदगी सिविल सर्विसेज के साथ शुरू या खत्म। तो अब हम चालू करेंगे अपना रैपिड राउंड। सीम्स लाइक कॉफी विद करंट टाइप का। तो योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? टाइम के साथ बदलते रहते हैं, बाकी हर किसी के अंदर अगर गुस्सा जिसके अंदर भी भरा है ना, वो अमिताभ बच्चन को जरूर पसंद करेगा। तो अमिताभ बच्चन मुझे तब भी पसंद थे और अभी भी पसंद है, ये एक कांस्टेंट है मेरी लाइफ का। अपार्ट फ्रॉम श्री अमिताभ बच्चन, मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन, वो पहली फोटोग्राफ जो मेरे रूम पे लगी थी। और करेंटली आई थिंक दीपिका पादुकोण। एमपी, गुजरात और दिल्ली? चूज एनीवन। एमपी। Your favorite color? ब्लैक। Favorite destination? कोई सी भी ऐसी जगह जो पहाड़ों की और शांत हो। Success in one line? सेटिस्फैक्शन। Second choice of career? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एडवाइजिंग इन पब्लिक पॉलिसी। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो मेरा फर्स्ट करियर चॉइस था जो नहीं मिला, वही सेकंड करियर चॉइस भी है, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, IAS। One line which you can suggest to viewers to safeguard themselves from cybercrime? 3 words, डर, आलस, लालच। So your dream house? Small farmhouse nearby a rivulet in a remote place. Luck, smart work or hard work? I think smart work. At last, one line that defines you. One line that defines me. In fact, I would like to break this in 2 parts. One, what is my motto in life, and the other one is that how I am. Okay. So one thing that defines me is that I never judge anybody. So don't judge is my tagline. And one phrase is there which keeps me going is that what's the explorer's efficacy if lies no thorns dispersed, but the boatsman enduring skill if the waves are not at peace. So thank you very much for your time and sharing your life experiences and trusting on our show. Thank you very much for your time. Thank you so much.